Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So we are back with our CSS Pak Affairs series. हम CSS पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं एज पर FPSC. तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11. बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं, मैंने इनको मर्ज कर दिया है. तो फॉरेन पॉलिसी का आपको जनरली भी पता होना चाहिए और स्पेसिफिकली पोस्ट 9/11 जो हमें FPSC जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी. तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है जिसमें सर्टन एक स्टेट है, उसने सर्टन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगी बाय एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप विद सम फॉरेन स्टेट्स. तो वो जो उसकी होगी वो फॉरेन पॉलिसी होगी. कि एक सबसे पहले आपने राइट डाउन करना है कि आपकी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी स्टेट क्या अचीव करना चाहती है और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपकी आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं. तो उन चीजों को अचीव करने के लिए हम फॉरेन स्टेट के साथ इन रिलेशनशिप बनाते हैं और उसे हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसी के? एक फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि वो अपनी जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड इनहेंसमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. अगर हम देखें कि बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है वो आपका सर्वाइवल होता है, आपकी सोवरेनिटी की सेफ गार्ड करना होता है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग होती है. ये बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, कि एक हमारी सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग और एक हमारा जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमारी एग्जिस्टेंस, उस पर हमारी सोवरेनिटी पे कभी कोई बात ना हो. फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को बात करें तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के की ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान. मतलब कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पोस्ट 9/11. ठीक है, पाकिस्तान की पार्टीशन हुई 1971 में. उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को ये चीज समझ आ गई कि उसकी जो टेरिटोरियल लोकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कोई भी चीज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी बन सकती है. पाकिस्तान बनने के बाद टूट गया. अभी भी पाकिस्तान प्रोविंसेस पे बेस्ड है. ठीक है, फेडरल सिस्टम है हमारी कंट्री में, तो अभी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं. तो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेंथनिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. इसके अलावा हमारा जो इंपॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का वो है जम्मू एंड कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना. उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा कंट्री की न्यूक्लियर डेटरेंस, जिसमें हम न्यूक्लियर पॉलिसी पे बात कर चुके हैं. इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट अब्रॉड. इसके अलावा हमारा एक इंपॉर्टेंट टेनेट है प्रमोटिंग पाकिस्तान इमेज इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड एज स्ट्रॉन्ग, डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव. इसके अलावा क्लोज फ्रेंडशिप है विद इस्लामिक वर्ल्ड. ये हमारे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, उसमें हम पता चलेगा कि कैसे हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स बने हमारी आइडियोलॉजी की वजह से. स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली कॉपरेशन विद चाइना. ठीक है, चाइना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, उसके साथ हमारे अच्छे टाइज होंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक वेलबींग और नेशनल इंटरेस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. हमेशा ये बात कही जाती है, आप हमेशा सुनते हैं कि अफगानिस्तान में पीस आएगा तो पाकिस्तान में पीस आएगा. पाकिस्तान में पीस नहीं पॉसिबल अनटिल और अनलेस अफगानिस्तान में पीस आए. ठीक है, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं. अगर आपके रीजनल डिस्टर्बेंस होती है तो उसका हमेशा से इफेक्ट होता है हर कंट्री पे. इसके अलावा हमारा की ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. इसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट की ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी. हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमारे एक बहुत बड़ा एसेट है, उनकी भेजी हुई रेमिटेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना सीपेक की सूरत में एक्सेट्रा. ये बेसिकली हमारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के. अब आपने ये देखना है कि ये जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किस बेस पर ड्राफ्ट किए गए. तो बेसिकली हर फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, हर फॉरेन पॉलिसी के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं. अगर हम जनरली बात करें तो हर फॉरेन पॉलिसी के पीछे उसका नेशनल इंटरेस्ट, उसकी जियोग्राफी, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी इंटरनल सिचुएशन, उसकी लीडरशिप, उसका ग्लोबल पावर के साथ रिलेशनशिप, उसकी रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस जगह के रीजनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ये सारे बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के. नेशनल इंटरेस्ट कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक डिटर्मिनेंट है. देखें, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल इंटरेस्ट हमारे क्या है कि हम अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सोवरेनिटी को सेफ गार्ड करें. ठीक है, उसकी बेस पे ही हमारे
फॉरेन पॉलिसी बनेगी। हमारी स्टेट के जो जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, स्टेट के आपको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर, हमारी आइडियोलॉजी हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम के ऊपर हम बनाए गए हैं, तो ये हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है। पैलेस्टाइन इशू हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का इशू हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये सारे न्यूक्लियर इंटरेस्ट, ये जो सारे हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, ये इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम जियोग्राफी की बात करें, तो आपके नेबर्स और आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये दोनों चीजें आपको गाइड करती हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम क्रॉस रोड ऑफ एशिया पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। हमारे जो नेबर्स हैं उनमें इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है। चाइना क्या है? एक एमर्जिंग सुपर पावर है, ठीक है। इंडिया क्या है? थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया की। हमारे देखा जाए आर्ट एनिमीज हैं। ईरान की बात की जाए तो आपको पता है कि यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसराइल के क्या है? उनके साथ कंफ्लिक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शन है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान की बात करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे हमारी जो दो सुपर पावर्स है, दोनों ने अटेम्प्ट किए हैं उसको इन्वेड करने के लिए। यूएसएसआर इन्वेजन, जब यूएसएसआर एक सुपर पावर था 1979 में, और यूएस इन्वेजन जब यूएस से एक सुपर पावर बन चुका तो उसने भी अफगानिस्तान को इन्वेड किया। तो वहां इसमें अफगानिस्तान को इन्वेड करने के पीछे यूएसएसआर के भी इंटरेस्ट थे और यूएसए के भी इंटरेस्ट है। इट इजंट अ पॉलिटिकल डिसीजन। और जो यूएस वॉर ऑन टेरर है वो सिर्फ एक ट्विन टावर्स की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके पीछे ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस थी, उसके पीछे ब्रॉडर उनके नेशनल इंटरेस्ट थे। तो बेसिकली वो क्या है? हमारा नेबर है, एक ऐसा रीजन कहा हम बॉर्डर लाइन के साथ सिचुएटेड है, ठीक है। दुरान लाइन हम उसको बॉर्डर करते हैं इतना लंबा। तो बेसिकली वहां पे अगर पीस नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी इम्प्लीकेशन है, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर हमारे पे बहुत ज्यादा है, बीइंग अ इस्लामिक कंट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे ये बेसिकली हमारी जियोग्राफी जो हमें बताती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी बनेगी, कहाँ हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना है, कहाँ हमने अफगानिस्तान को अपोज करना है, कहाँ हमने इंडिया की जो मेंबरशिप है जो यूनाइटेड नेशन की उसको अपोज करना है, कहाँ हमने चाइना को सपोर्ट करना है। तो बेसिकली ये हमारी जियोग्राफी है जो हमारे अब की ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। इसके अलावा डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है हमारी आइडियोलॉजी, किसी भी मुल्क की आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? आपको पता है पाकिस्तान फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे बनाया गया है। बहुत इसी वजह से जहां पे भी मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट हमारे अंदर है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा रोल है। अफगानिस्तान को भी हमने पहले इस वजह से सपोर्ट किया और बाद में अगर हमने उनको अपोज भी किया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स थे कि हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे डिटरमिनेंट्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी के। इसके अलावा इंटरनेशनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है फॉरेन पॉलिसी के लिए, कि आपके इंटरनल रुझान क्या है, आपकी कंट्री के लोगों का, आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप किस साइड में मूव करना चाहते हैं। चाइना की तरफ हमारे एक अच्छे सेंटीमेंट्स है, इंडिया की तरफ हमारे अच्छे सेंटीमेंट्स नहीं है। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर आके अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया ओरिएंटेड करता है तो हम कहेंगे कि ये वहां पे बिक गया है, या इसने उनसे पैसे ले लिए, यही हमारा मुल्क बेच देगा। तो जो इंटरनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री है वो भी मैटर करती है फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है, वो है लीडरशिप। किसी भी मुल्क की जो लीडरशिप है वो भी इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। क्योंकि हर बंदा जब डील कर रहा होता है, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूं तो आप देखें हमारे मुल्क में 3 बड़ी फैक्शंस हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, बैक चले जाए जुल्फकार अली भुट्टो से, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर आसिफ अली जरदारी तक, आप इनके एराज को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो देखिए पॉलिटिकल डायमेंशन है, जो पॉलिटिकल डोमेन है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं, उसमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ वो इंक्लाइंड है। ठीक है, आपको पता है भुट्टो की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, बेनजीर भुट्टो की भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो वो जब भी पावर में आते हैं तो वो रशियन इंक्लाइंड फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, उनका एक झुकाव होता है रशिया की तरफ और वो अपोज करते हैं यूएस को, बहुत स्ट्रांगली अपोज नहीं करते। जुल्फकार अली भुट्टो ने तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली भी अपोज किया, क्योंकि उस टाइम बहुत वाज़ेह 2 डायमेंशन थे जिनको हम फॉलो कर सकते थे, रशिया और चाइना। और अब अगर देखिए पीपल्स पार्टी आती है तो अभी भी हमारे पास 2 डायमेंशन हैं, चाइना और यूएसए, या चाइना रशिया यूएसए, ये ट्राई का भी है। तो हम बेसिकली ये जो जब भी पावर में आते हैं तो ये थोड़ी सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज की तरफ इंक्लाइंड होते हैं।
अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। हमेशा वो थोड़ी कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बिजनेसेस को पसंद करते हैं, तो वो हमेशा यूएसए की तरफ और चाइना की तरफ इंक्लाइंड होते हैं और उन दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं। सऊदीया के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे रहते हैं और रशिया के साथ भी उनकी सो पॉलिसी चलती है। इंडिया को भी वो आंखें नहीं दिखाते, तो इस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो थोड़ी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं और वो स्टेट नैरेटिव के साथ साथ जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको भी कैश करने की कोशिश करते हैं और उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स होती है वो बेसिकली आप देखेंगे यूएसए के ऑपोजिट ही। हमने एनालिसिस में देखें तो यूएसए के साथ इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे हमारे पीटीआई की, एक ही टेन्योर उनका रहा है और उसके बाद रशिया के साथ कुछ अच्छे इंक्लाइंट थे और चाइना के साथ थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो बेसिकली आपकी लीडरशिप भी बताती है कि आपके जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशंस होंगे वो कैसे होंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी को हम देखेंगे कि वो कैसे अपने आप को मैनिफेस्टेशन उसकी हम देखते हैं लीडरशिप के जरिए। जैसे इमरान खान के जरिए हमने यूएनओ में जाके हमने देखा कि उन्होंने बात की है। उसके अलावा इमरान खान के दौर में आपने देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाएंगे, मतलब कि पाकिस्तान एक डायनामिक और पीसफुल कंट्री है। तो आपने देखा कि इमरान खान के दौर में हमने ये चीज बहुत वाजिया देखी। तो बेसिकली लीडरशिप भी मैटर करती है कि लीडरशिप का फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इस तरह ग्लोबल पावर्स, अब एक टाइम था जब ग्लोबल पावर्स थी रशिया और यूएसए, उस टाइम फॉरेन पॉलिसी उस तरह की ओरिएंटेड थी। फिर एक टाइम आया कि ग्लोबल पावर बन गई सोल यूएसए, तो उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी उस तरह की होगी। अब एक टाइम है कि ग्लोबल पावर्स में हम यूएसए को भी इग्नोर नहीं कर सकते और चाइना को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से है और रशिया भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा रीजनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या कहती है कि आपके ईरान के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपके इंडिया के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे। ईरान पे सैंक्शन है तो हम ईरान के साथ बिजनेसेस नहीं कर सकते। आपको पता है हमारी गैस पाइपलाइन कब से बन रही है और बन ही नहीं रही। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी आपको बताती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करती है। सो बेसिकली ये डिटरमिनेंट्स है फॉरेन पॉलिसी के, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और स्पेसिफिकली हमने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की डिटरमिनेंट्स को डिस्कस किया है। So basically this is all for today. In the next video we will do the analysis of this foreign policy of Pakistan. Basically analyzing a foreign policy means कि हम डिस्कस करेंगे इसके वीक पॉइंट्स, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और एराज के हिसाब से इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। क्योंकि क्वेश्चन आपको मोस्टली सीएसएस में एनालिसिस के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, आपसे टेनेट्स नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेनेट्स पता होंगे तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और आपको टेनेट्स पता होंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया, वो क्या राइट डिसीजन था। अगर तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी आइडियोलॉजी पे बेस है तो वो ही फिर उसका डिसीजन होना था, वो चेंज नहीं हो सकता था, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। सो इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।